सतीश मिश्रा के आने के बाद बहुजन समाज पार्टी का कबाड़ा हो गया है। वो बहुजन समाज पार्टी नहीं, अगर उसे हम ब्राह्मण समाज पार्टी कहें तो कोई बुरी बात नहीं। 15 से 20 वर्षों से मैं रामेश्वर पवन जी की हर पुस्तक का अध्ययन करता हूं। और बाबा तेरा मिशन अधूरा, हम सब मिलकर करेंगे पूरा। मैं वहां से बात शुरू करना चाहूंगा कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का मिशन क्या है। और 12 साल से पैरालिसिस थी, उठ बैठ अपने बहुत नहीं चल सकती थी कि जीवन संगनी। इसी स्थिति में चारपाई पे बांधकर और बाहर से ताला लगा करके मेरे कार्यक्रम में पहुंचे थे। इतना बड़ा महापुरुष मैं तो और तो किसी को नहीं देखा, लेकिन मैं महापुरुष ही मानूंगा, क्योंकि इतना संघर्ष शायद कोई आज के जमाने में नहीं कर पाएगा। डॉक्टर अंबेडकर को पॉलिटिकल साइंस का विद्यार्थी होने के नाते नाम तो जानता था, लेकिन डॉक्टर अंबेडकर और सरदार पटेल के बारे में मैंने जब रामस्वरूप वर्मा के संपर्क में आया तब बेहतर ढंग से जाना। जब लॉ का विद्यार्थी था, बहन जी के खिलाफ एक ने अपशब्द कहा, मैंने उठाया कुर्सी, हम कहा मारेंगे, खुली खुल जाएगी। मनुस्मृति हमें अधिकार नहीं देती, संविधान में सारा अधिकार देता है और दोनों में टकराव है। और उनके कार्यक्रम में ब्राह्मणों द्वारा शंखनाद होकर के और इस लोक का स्लोगन करके इसके बाद में कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। अच्छा, हाँ, उसने कहा कि आप तो बसपा में है नहीं। हमका बसपा में होना ना होना अलग बात है जी, लेकिन हमारे समाज की बहन बेटी को कोई अपशब्द कहेगा मैं बर्दाश्त नहीं करूँ। दल में रहकर 3 महीने तक हमारा डॉक्टर सोनेलाल पटेल से बोलचाल नहीं। बिना समाज परिवर्तन किए हुए राजनीतिक परिवर्तन अस्थायी नहीं होता है, और इसी नाते आज 4 बार सत्ता में आकर के बसपा 0 पर पहुंच गई, क्योंकि वो सामाजिक परिवर्तन नहीं हुआ था। मानवर कांशीराम कहा करते थे कि बहुजन समाज बनाना कठिन है, बहुजन समाज पार्टी बनाना बड़ा आसान है। और कांशीराम साहब की कम से कम लगभग 1 दर्जन, आधा दर्जन से 1 दर्जन मीटिंगों का संचालन मैंने मुंबई में किया। हमारे घर में भी छुआछूत होती थी। ऐसा सरदार पटेल जी को आप धर्मनिरपेक्ष की दृष्टि से कैसे देखते? 64 पुस्तकें हमारी छप चुकी हैं। कितनी बाकी हैं बाबू? बाकी तो लगभग छोटी बड़ी 100 के आसपास होंगी भी। सम्मानित साथियों को सादर जय भीम। मेरा नाम इंद्रजीत अम्बेडकर है और आप देख रहे हैं मूल निवासी इंद्रजीत अम्बेडकर यूट्यूब चैनल के माध्यम से इस वीडियो को। सम्मानित साथियों, आज मैं एक ऐसे यशस्वी और ऐसे बहुजन चिंतक से मुलाकात आपकी करा रहा हूं और जिनसे मैं आज वार्तालाप करूंगा। उन्होंने दर्जनों पुस्तकें और उन्होंने अर्जक संघ, बामसेफ और अपना दल से शुरू करते करते कहानियों को आज आजाद समाज पार्टी तक पहुंचाए हैं, जिन्होंने बहुजन समाज को ना जाने कितना साहित्य दिया और जिन्होंने अपने आप को एक देखा जाए तो छुपा रुस्तम की तरह जो है एक होनहार हीरा हम लोगों के सामने इस समय उपस्थित हैं। मैं चर्चा करना चाहूंगा सबसे पहले नाम के साथ। सर, अपना नाम? मैं रामेश्वर पवन, और शुरुआत हमारी वित्त व्यवसाय से है। वर्तमान में केवल सामाजिक काम करता हूं और राजनीतिक दल आजाद समाज पार्टी से जुड़ा हुआ हूं, उसका राष्ट्रीय सचिव। सर, कुछ सवाल जैसे हमने सुना कि सर आपका संघर्ष जो है बहुजन समाज से रहा। मैं पूछना चाहूंगा सर, जैसे एक बात कही जाती है बामसेफ और DS4 और इसके साथ साथ में जो है बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का मिशन वही है जो हमारे मूल निवासी महापुरुषों के थे। आदमी को आदमी समझा जाए, अगर एक लाइन में कहना है तो आदमी को आदमी समझा जाए, आदमियत के अधिकार उसको मिले, जीवन के हर क्षेत्र में सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक सभी क्षेत्रों में बराबरी मिले, उसका जो हक है वो मिले, यही उनका एक मिशन है। इसी के लिए सारा संघर्ष। जैसे कभी कभी चर्चा आती है बाबूजी कि जब नाम लिया जाता है जैसे बहुजन समाज, तो बहुजन समाज बुद्ध का शब्द है, बहुजन शब्द, और जब हम चर्चा करते हैं तो खास चर्चा 3 महापुरुषों की आ जाती, फूले, साहू, अम्बेडकर का मिशन। क्या फिर हम बुद्ध को भूल जाते हैं या फूले, साहू, अम्बेडकर ही बीच में क्यों आ जाते हैं? देखिए, जहां तक बुद्ध का सवाल है, बुद्ध को लोगों ने धार्मिक महापुरुष बना दिया। बुद्ध का मिशन बहुत बड़ा है, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, उन्होंने ये नारा दिया था। बुद्ध एक राजा के लड़के थे, लेकिन सब कुछ त्याग करके, और उनका जो चिंतन था, उनका दर्शन था, उन्होंने धर्म नहीं चलाया था, उन्होंने एक दर्शन दिया। और उस दर्शन में जहां दुनिया के विविध मतांतर जो थे वो पूछते थे कि कहते थे कि आदमी के पैदा होने के पहले वो क्या रहता है, मरने के बाद क्या होगा,
स्वर्ग होगा, नर्क होगा, ये कोई ईश्वर बैठा है, वो बनाता है, आत्मा है। बुद्ध ने सब छोड़ दिया। बुद्ध ने केवल उनके चिंतन में मध्य में केवल मनुष्य है और मनुष्य का कल्याण कैसे हो, इसी पर सब कुछ उन्होंने दिया। जो ये बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का मिशन है, बुद्ध के समय की दशा और उससे 2500 साल बाद, तो एक पीढ़ी का जब गैप होता है तो भी अंतर आ जाता है, और 2500 साल का अंतर बहुत बड़ा अंतर है। तो आज की जो परिस्थितियां हैं, बुद्ध के समय की परिस्थितियां ये नहीं थी। आज की परिस्थितियों में हम कहने के लिए आजाद हैं। हमारा एक संविधान है, संविधान सबको अधिकार देता है, लेकिन इसके बावजूद मुट्ठी भर लोग संविधान के विपरीत कार्य करते हुए संविधान की शपथ लेकर और लोगों का हक मार रहे हैं, बहुसंख्यक का हक मार रहे हैं, जिसे बुद्ध ने बहुजन कहा। तो इस नाते उसमें जो संघर्ष शुरू किया, सबसे पहले जो अधिकार छीने गए थे बहुजन समाज के, उस पर सबसे पहला संघर्ष फूले ने किया आधुनिक समय में। इसी नाते वो सामाजिक क्रांति के जनक कहे जाते हैं, और वो काम एक राजा होते हुए छत्रपति साहू जी ने किया। और बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर पर इन दो महापुरुषों की बड़ी छाप है, और पारिवारिक रूप से कबीर साहब की बड़ी छाप है। बुद्ध तो उनके ही हैं, बुद्ध पे तो उन्होंने लिखा ही है। इस नाते आज के आधुनिक युग में फूले साहू अंबेडकर को लेकर सामाजिक क्रांति और राजनीतिक क्रांति, सांस्कृतिक क्रांति की बात की जाती है। जैसे फूले साहू और अंबेडकर देखेंगे तो फूले ओबीसी से आते हैं, साहू जी ओबीसी से आते हैं, और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी खास तबका जो गौतम जाति या नीचमार जाति का आता है, उससे भी नहीं आते हैं बाबा साहब। फिर भी आखिर इन तीनों महापुरुषों को एक खास तबका दे दिया जाता है। ओबीसी आज छत्रपति साहू जी महाराज को बेहतर ढंग से नहीं जानना है, फूले जी को जो है बहुत बेहतर ढंग से नहीं जानना है। आखिर इसकी वजह क्या हो सकती है और हम सुधार कैसे करें? देखिए, शिक्षा सबका आधार है, और ये जो वर्ण व्यवस्था बनाई गई, आज जितनी समस्या है वो वर्ण व्यवस्था की है। दुनिया के इतिहास को आप देखेंगे तो दुनिया में दास प्रथा होती थी, हर जगह दास प्रथा थी, भारत में भी दास प्रथा थी। दास प्रथा दुनिया से खत्म हो गई। बुद्ध ने भी अपने समय में दास प्रथा खत्म करने का प्रयास किया, उस पर नियम बनाए, पारिवारिक नियम जो है उन्होंने दिए हैं कि माँ के कर्तव्य क्या होंगे, पिता के कर्तव्य क्या होंगे, दास के प्रति आपका क्या अधिकार होगा, क्या कर्तव्य होगा। ये बहुत सारी चीजें उन्होंने अपने देशनाओं में दिया है। दुनिया में जैसे स्पार्टा था, हेलेट कहा जाता था वहां के स्लेव को, गुलाम को हेलेट कहा जाता था। अफ्रीका और अमेरिका में नीग्रो कहा जाता था, हबशी कहा जाता था, विलन कहा जाता था। इंग्लैंड में, जर्मनी में जू कहा जाता था। आज वहां सब खत्म हो गया। इंग्लैंड जैसे देश में जिसने दुनिया के तमाम सारे देशों पर राज किया, भारत के मूल का आदमी जहां उसने शासन किया 150-200 वर्ष तक, वहां का आदमी वहां का प्रधानमंत्री बना। अमेरिका में बराक ओबामा राष्ट्रपति बने। दुनिया में परिवर्तन आ गया, लेकिन भारत की जो दास प्रथा है वो कालांतर में बुद्ध के बाद वर्ण व्यवस्था द्वारा बन गई, और वर्ण व्यवस्था में आदमी को विभाजित कर दिया गया, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र में, और शूद्र के नाम पर सारे अधिकार उसके छीन लिए गए। अघोषित रूप से उसे दास से भी कमतर बना दिया गया, पशुओं से भी बदतर बना दिया गया, इस नाते धर्म के नाम पर। और ये सब धर्म के नाम पर किया गया, क्योंकि धर्म के नाम पे किया गया, इस नाते धर्म मान करके आज शूद्र उसको जी रहा है, और इसी नाते कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। वो धार्मिक रूप से शूद्र कहलाकर और आज भी गुलाम बना हुआ है, क्योंकि धर्म को मानता है। हमारा संविधान और जो धार्मिक ग्रंथ हैं उनमें टकराव है। मनुस्मृति हमें अधिकार नहीं देती, संविधान में सारा अधिकार देता है, और दोनों में टकराव है। इस नाते ये चीज बनी हुई है। बाबूजी, आपकी बहुत सारी पुस्तकें लिखी गई। बाबूजी, अब तक लगभग कितनी पुस्तकें आ गई आपकी? अब तक 64 पुस्तकें हमारी छप चुकी हैं। कितनी बाकी हैं बाबू? बाकी तो लगभग छोटी बड़ी 100 के आसपास होंगी भी। 100 के आसपास। बाबूजी, अभी आपकी पुस्तक आ रही है डॉक्टर अंबेडकर के सच्चे हितैषी, धर्मनिरपेक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो सरदार पटेल जी को आप धर्मनिरपेक्ष की दृष्टि से कैसे देखते हैं?
सवाल आपका बहुत अच्छा है। सरदार पटेल पे मुख्य रूप से 3 आरोप लगाए जाते हैं। जी एक ये आरोप लगाया जाता है कि डॉक्टर अंबेडकर का उन्होंने विरोध किया, आता है। और दूसरा है कि मुसलमानों के प्रति नजरिया उनका अच्छा नहीं था, जी और तीसरा है कि भारत पाक विभाजन में उन्होंने देश का बंटवारा करवाया। जी और इन्हीं तीनों प्रश्नों को लेकर के जी और सारी चीजें मैंने रखी है उसमें, जी 3 चैप्टर में अलग अलग उसकी व्याख्या की गई है। क्योंकि आपने धर्मनिरपेक्ष वाले पर सवाल किया है, इस नाते मैं उधर ही आता हूं। जी मैं 2 राइटरों का नाम लूंगा। डॉक्टर रफीक जकारिया जी बहुत बड़े विद्वान थे, इस्लाम के भी बहुत विद्वान थे और राजनीति के भी बहुत बड़े पद पर रहे, केंद्र में मिनिस्टर रहे। डॉक्टर रफीक जकारिया ने एक किताब लिखी है, सरदार वल्लभ भाई पटेल और मुसलमान। अच्छा उसमें बहुत विस्तार से लिखा है इन चीजों को। और दूसरी किताब है डॉक्टर रिजवान कादरी, अच्छा जी उन्होंने लिखी है एक सिंह पुरुष सरदार पटेल। जी उन्होंने भी खास करके मुसलमानों को लेकर ही लिखा है। सरदार पटेल ने लिखा कुछ नहीं, वो केवल पत्र हैं, बाकी उन्होंने एक्शन किया, बोलते बहुत कम थे। अब 2-3 बिंदु हैं, जैसे हैदराबाद, जूनागढ़ और जम्मू कश्मीर, 3 रियासतों का मामला। जम्मू कश्मीर का तो मान लो राजा हरि सिंह वहां शासक थे, लेकिन जूनागढ़ और हैदराबाद दोनों मुस्लिम रियासतें थी, लेकिन जनता वहां की ज्यादा हिंदू थी। तो जो विलयन हुआ, विलयन में जूनागढ़ और हैदराबाद दोनों नहीं चाहते थे मिलना, कश्मीर भी नहीं चाहता था। कश्मीर की स्थितियां आई, वो अलग विषय है, उस पर फिर कभी चर्चा करेंगे। तो इनको थोड़ा सा सख्ती के साथ पेश आकर के और विलय किया। आज जब पाकिस्तान अलग बन गया 2 खंडों में, आज वो बांग्लादेश बन गया पूर्वी पाकिस्तान, तब हमारी जो हालत है वो आप समझ सकते हैं। अगर आज हैदराबाद भी एक राष्ट्र होता, जूनागढ़ भी होता, तब हमारी क्या स्थिति होती जी। उसको अगर पढ़ेंगे तो बहुत सारी बातें हैं। एक नवाब भोपाल के जो नवाब थे वो सरदार पटेल के बहुत विरोधी थे, कट्टर विरोधी थे। उनकी बेटी ब्याही हुई थी नवाब पटौदी खानदान में, लेकिन जब ये अदला बदली होने लगा, यहाँ के लोग पाकिस्तान जाने लगे, जो मुस्लिम छोड़ करके वहां गए, वहां के सिख और हिंदू जो यहाँ आने लगे, उसमें बड़ी मारकाट हुई, बहुत सारे लोगों की हत्याएं हुई, दुष्कर्म हुए, प्रॉपर्टी छीनी गई, बहुत कुछ हुआ है। उस समय जब इनको पता चला नवाब भोपाल को कि उनकी बेटी जो पटौदी घराने में ब्याही है, उस सरदार पटेल की बेटी के साथ महीनों से उनके परिवार में सुरक्षित रह रही है बेटी के तरीके से। अच्छा जी। जब ये जानकारी हुई तो उन्होंने पत्र लिखा कि मैं छुपाऊंगा नहीं, मैं आपका बहुत बड़ा विरोधी था जी, लेकिन जब ये मैंने जाना कि मेरी बेटी आपके परिवार में बेटी की तरीके से सुरक्षित है, तो मैं उस जिन्न की तरीके से हो गया हूं कि आप जो उसे आदेश देंगे वो हर समय करने के लिए तैयार है। ये पत्र लिखा हुआ है। अच्छा। और 48 में जाकर के अपने राज्य का उन्होंने विलय किया है। जिस समय यहाँ के लोग जा रहे थे पाकिस्तान, तो अमृतसर होके रास्ता था, लाखों की संख्या में वहां के सिखों ने और हिंदुओं ने घेर लिया कि इनको हम जाने नहीं देंगे, मार डालेंगे। और उस समय ये जैसे ही जानकारी सरदार पटेल को मिली, बीमारी की हालत में सरदार पटेल वहां पहुंचते हैं और उन्होंने बड़ा मार्मिक भाषण दिया और लोगों को समझाने के लिए उन्होंने सीधे कहा कि क्या आप चाहते हैं कि जो पाकिस्तान से हिंदू और सिख आ रहे हैं वो जिंदा ना आए, और अगर आप चाहते हैं कि वो जिंदा आए तो बड़े सम्मान के साथ जो मुसलमान यहाँ रहना चाहता है वो हमारा भाई है, और जो वहां जाना चाहता है उसको सम्मान के साथ जाने दे, उसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए। और पटियाला के राजा को कहा आप अपनी पूरी सेना लगाइए, पूरी पुलिस लगाइए, सुरक्षित जाना चाहिए, एक भी आदमी मारा नहीं जाना। ऐसी बहुत सारी घटनाएं हैं उनकी। बाबूजी कुछ सवाल और हैं, जैसे शुरुआत बाबूजी आपने राजनीति कहाँ से की, सामाजिक कार्यों से, राजनीतिक कार्यों से शुरुआत कहाँ से हुआ, कैसे क्या ये स्थिति आई कि इस स्तर पर आ गए बाबूजी आप? एक घटना मैं बताना चाहूंगा। हमारे घर में भी छुआछूत होती थी, ऐसा नहीं कि हम लोग ओबीसी से थे, तो हमारे घर में भी दादी वादी कहती थी जब कुछ लड़कों के साथ खेलते थे, क्यों मारे, सूद हुई क्यों,
जी मतलब ये नहीं पता था कि हम भी क्या है, तू शुद्ध हुई हो, ये शब्द था। हमारे गांव में स्कूल था, प्राइमरी स्कूल का, और आसपास के 1 दर्जन गांव में स्कूल नहीं था। उस समय स्कूल कम होते थे। ये मैं बात कर रहा हूँ 63-64 की। जी तो हमारे गांव में दूर दूर गांव के लड़के पढ़ने आते थे। जब कक्षा 5 था तो कक्षा 5 भी बोर्ड होता था, जी उसमें कक्षा 5 भी बोर्ड होता था। जी हमारे क्लास में 2 कुर्मी लड़के थे हमको लेकर के, 2 ब्राह्मण लड़के थे, 1 ठाकुर लड़का था और 2 शेड्यूल कास्ट के लोग थे कक्षा 5 में। 1 चमार बिरादरी थे, 1 धोबी बिरादरी थे। दोनों घर के संपन्न थे। चमार बिरादरी जो थे उनके पास उस समय 90 बीघे जमीन थी। अच्छा, बहुत संपन्न थे, तो वो तो खाना वाना लेके आते थे। धोबी बिरादरी जो थे 30-35 बीघे जमीन उनकी भी थी, लेकिन उनका गांव जो था वो ठाकुरों के गांव के बीच में था। जी उनके बाबा भी मर चुके थे, पिता भी मर चुके थे, विडो दादी थी, विडो माँ थी, जी तो वो जो है वो व्यवस्था नहीं हो पाती थी। वो आते थे और दोपहर में खाना खाने जाते थे। घर चूंकि 1.5 किलोमीटर पे था, जी तो एक दिन देर हो गई। हम लोगों को पढ़ाते थे उस समय मोहम्मद नजीर मौलवी साहब थे, वो प्रधान अध्यापक थे। उन्होंने उनको मतलब किसी दुर्भावना से नहीं, जी क्योंकि पढ़ाई अच्छी होती थी, उनको मारा कि देर करके क्यों आए। हमने आकर के अपनी माँ से बताया कि हमारे दोस्त को बहुत मारा है आज फलाने। पढ़ने में अच्छा था दिरसराम, पढ़ने में अच्छे हम भी थे। जी तो अम्मा ने हमारे कहा कि ऐसा किन करो, दोपहर बलाए लाओ खाए, खिए खा लीन करे, काहे किन खाए जाते। अच्छा इस चीज की छूट थी हमारे यहाँ थोड़ा। संजोग से हमारे गांव में उसकी रिश्तेदारी थी, तो ये लोग अम्मा जानती थी कि ये शेड्यूल कास्ट का है। तो जब अगले दिन मैं लेके गया तो उसको पत्तल में खाना निकाला गया। हमने कहा नहीं, पत्तल में क्यों निकाल रहे हो। तो अब भाई जो व्यवस्था थी उसमें हम हावी तो थे नहीं। मैंने दूसरा पत्तल उठाया, हम कहा हम भी खाएंगे पत्तल में। अच्छा 2 दिन तक हमने पत्तल में खाया। तीसरे दिन एल्युमिनियम की 2 थालियां और 2 गिलास मंगाए गए। दोपहर का खाना हम लोग उसमें खाते थे और शाम को जैसे और परिवार के साथ खाते थे वैसे खाते थे। इस घटना से मेरे अंदर आया कि मैं जैसे जीत गया हूँ। कोई जीत नहीं थी, लेकिन मेरे अंदर लगा कि मैंने एक जीत हासिल कर ली। जी जी वहां से सामाजिक परिवर्तन की सोच शुरू हुई। और जब हाई स्कूल में मैं था जी तो उस समय जितना छुआछूत शेड्यूल कास्ट से होता, मुसलमान से उससे कम नहीं होता था, जी उतना ही छुआछूत होता था। तो मैंने अपने गांव में दर्जी बिरादरी के लोग हैं, उनके यहाँ बैठ के मलीदा और खिचड़ा जो है जी वो खाना शुरू किया। शिकायत हुई, पिताजी से लोगों ने कहा, पिताजी ने कहा ये एक लड़का है हमारे, अगर खाता है तो जी का खाए को मेरे घरे खाए, ना खाए को। अनपढ़ थे वो भी जी, लेकिन हम रोकेंगे नहीं। वहां से हमारा परिवर्तन शुरू हुआ। आपकी एक पुस्तक बाबूजी आई, मुसलमानों पर लगाया जा रहा है इल्जामात। हाँ, तो उनका मुंह तो क्या इसी से संबंधित रही है? उसमें जो जितने सवाल मुसलमानों पे उठाए जाते हैं उन सारे सवालों को मैंने लिया है और इस्लाम की किताबों का जितना संभव था मैंने अध्ययन भी किया है। उसके आधार पर उन सवालों को मैंने जवाब दिया है। अर्जक संघ बाबूजी कब से ज्वाइन किया? अर्जक संघ में जब ला करने गया, बिजली का छात्र था, तो उसी समय वर्मा जी के संपर्क में आ गया। और ताजुब करेंगे, वर्मा जी से मिलवाने का काम एक ब्राह्मण ने किया। अच्छा, अर्जक संघ तो ब्राह्मणवाद के खिलाफ में? हाँ बिल्कुल, लेकिन वो कम्युनिस्ट का आदमी था। अच्छा, कम्युनिस्ट का मतलब यहाँ क्या होगा? कम्युनिस्ट पार्टी जो है, अच्छा तो कम्युनिस्ट की सोच थोड़ी सी अलग है कुछ लोगों की। भगत सिंह को जो लाल सलाम जो करते हैं। हाँ वो वही है। तो वो कोई पर्चा लेके आए थे अर्जक संघ का और हमको दिखाया, तो हम कहा यार उस समय मेरे अंदर थोड़ी सी बिरादरी भावना थी। वर्मा जी से मिलने में बिरादरी नाते गया था, अर्जक संघ के नाते नहीं गया। अच्छा अच्छा। लेकिन मिलने के बाद में जो परिवर्तन आया वो पूरी तरह बिरादरी खुश हो गई और वो परिवर्तन मैंने देखा। उस व्यक्ति ने जितना परिवर्तन किया, IAS क्वालिफाई करके उन्होंने ज्वाइन नहीं किया, कहा समाज का काम करना है। पत्नी की शादी हुई थी, शादी के बाद ही मर गई थी, उन्होंने कहा जीवन शादी नहीं करनी है। अच्छा। और 1.5 साल, लगभग 1-1.5 साल वो वित्त मंत्री रहे चौधरी चरण सिंह की सरकार में। उन्होंने अपने विभाग से टाइपराइटर हटा दिए अंग्रेजी के और कहा हिंदी में काम होगा हमारे यहाँ, क्योंकि लोहिया कहा करते थे हिंदी में काम। और दूसरा उन्होंने कहा जिस अधिकारी को किसी अंग्रेजी शब्द की हिंदी ना आए वो हमसे पूछ सकता है, लेकिन काम हिंदी में होगा।
और दुनिया में आज तक लाभ का बजट किसी सरकार ने नहीं पेश किया, चाहे अमेरिका हो, चाहे चीन हो, चाहे फ्रांस हो, चाहे रूस हो, चाहे भारत हो। उन्होंने लाभ का बजट पेश किया था। शिक्षा विभाग, एग्रीकल्चर, डेवलपमेंट, स्वास्थ्य, ऐसे और सिंचाई, 5 विभागों का जो बजट था वो ड्योढ़ा करने के बाद में लाभ का बजट पेश किया था। और उसमें न्यूयॉर्क और लंदन से लोग आए थे इंटरव्यू लेने, पत्रकार महामना रामसुर वर्मा जी। तो बामसेफ बाद में ज्वाइन हाँ, किए? बामसेफ उसके बाद आया। बामसेफ उसके बाद में। ये मैं 75 की बात कर रहा हूँ और अर्जक संघ से मैं आज भी जुड़ा हूँ। फिर बाबूजी आते आते हम आजाद समाज पार्टी तक आएंगे जी जी। लेकिन एक सवाल बीच में और है कि फिर आपने अपना दल ज्वाइन किया जी। आप फिर बामसेफ को छोड़ करके अपना दल ज्वाइन किया? बामसेफ देखिए, बामसेफ कर्मचारियों का संगठन था, लेकिन उसमें डॉक्टर और वकील ये लिए जाते थे। तो बामसेफ में काम शुरू किया मैंने वही 80 में, और उसी के बाद में ऐसे मीटिंग में जाता था, कोई बहुत ज्यादा चर्चा नहीं होती थी, लेकिन DS4 बन गया 81 में। और जब DS4 बन गया, DS4 का मुझे अध्यक्ष बना दिया गया और DS4 का काम करने लगा। फिर सभाएं की, सामाजिक काम था। 84 में बसपा बन गई, बसपा की तरफ आ गया। हम बसपा में काम करते हुए बसपा से चुनाव भी लड़े हैं। बसपा में मानवर कांशीराम साहब की कम से कम लगभग 1 दर्जन, आधा दर्जन से 1 दर्जन मीटिंगों का संचालन मैंने बम्बई में किया। जनरल इलेक्शन था, उनके साथ रहा हूँ। और यहाँ भी तमाम सारे जिलों में गया हूँ, पश्चिम में भी गया हूँ और पूरब में भी बहुत सारी मीटिंगें हमने की हैं। मंचीय नेता भी हुआ करते थे उस समय, बोलते थे, लिखते भी बहुत अच्छा थे, लेखन का भी बड़ा महत्व था। 2000 में मैंने बसपा छोड़ी। छोड़ने की वजह बाबूजी क्या रही? छोड़ने का देखिए, उस समय तक स्थितियां बदल गई थी। अच्छा। पैसा हावी हो गया, पैसा, जिस पे आज अभी स्टिंग ऑपरेशन आया। क्योंकि मैं बहुत बहन जी के खिलाफ नहीं बोलता, आज भी नहीं बोलता, अपने लीडर को फॉलो करता हूँ। हमारे आदरणीय चंद्रशेखर आजाद जी अलग पार्टी होने के बावजूद कभी उनके खिलाफ नहीं बोलते हैं। तो हमारे लोग हैं। ये घटना बताऊं कि मैं दल में जब नहीं था, हमारे ही बार में कुछ लोग चर्चा करने लगे और उसमें बहन जी के खिलाफ एक ने अपशब्द कहा। मैंने उठाया कुर्सी, हम कहा मारेंगे, खोपड़ी तुम्हारी खुल जाएगी। अच्छा। हाँ, उसने कहा कि आप तो बसपा में है नहीं। हम कहा बसपा में होना न होना अलग बात है जी, लेकिन हमारे समाज की बहन बेटी को कोई अपशब्द कहेगा, मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। हमारी लड़ाई केवल इतनी नहीं है कि हम राजनीति में है, किस दल में है, किस में नहीं है। हमारी लड़ाई सम्मान की लड़ाई है। आदमी के पास 2 चीजें हैं, तन है, रोटी कपड़ा मकान चाहिए, और मन है, उसके लिए इज्जत चाहिए। इज्जत की लड़ाई हमारी प्रमुख है। तो मैं अपने नेताओं को सम्मान करता हूं, बहुत ज्यादा विरोध की बात नहीं, लेकिन चूंकि पैसा हावी हो गया था, उन स्थितियों में मैं छोड़ करके आया। और बलिहारी चौधरी जो पहले बहुत काम करते थे बसपा के लिए, उनसे हमारे संबंध थे। उन्होंने कहा आइए, जरूरत आपकी है, और तब मैं अपना दल ज्वाइन किया। अपना दल में बहुत काम किया, विचारधारा भी हुई थी जी। लेकिन 2007 में पैक्ट कर लिया इन्होंने। हम लोग नहीं चाहते थे कि बीजेपी से पैक्ट हो, बीजेपी से पैक्ट किया। हमने सुना ऑफर भी आया था यहाँ जी चुनाव लड़ने का। हाँ, उस समय फिर उसी समय मैं रिजाइन करना चाहता था। अपने साथियों से बात किया तो उन्होंने कहा कि आप रिजाइन तो कर देंगे, लेकिन कल यही आरोप लगेगा कि टिकट मांगते थे, नहीं मिला, इस नाते छोड़ दिया। हाँ। इस नाते मत छोड़िए। फिर मैंने नहीं छोड़ा और चुनाव के बाद फिर संभालने का प्रयास किया। एक भी सीट अपना दल नहीं जीता बीजेपी पैक्ट में, और संभालने का प्रयास किया, लेकिन स्थितियां बदली और अंत में हमने वही 2008 खत्म होते होते दल में रहकर 3 महीने तक हमारा डॉक्टर सोनेलाल पटेल से बोलचाल नहीं। तो 2008 से लेकर के और 2000 अभी तो 2026 में आपने पार्टी ज्वाइन की जी। 2008 से लेकर के 2026 यानी अगर देखा जाए तो लगभग 16 साल का लंबा जी, इतना 14 साल का संघर्ष। इसे कैसे मैनेज कर पाए आप? तो 14 वर्ष बाद तो वनवास वाला सिस्टम हो गया। देखिए, हमने सामाजिक काम शुरू किया, लेखन की ओर अपना कदम बढ़ाया। काम हमारा वही था जो बहुजन समाज पार्टी कर रही थी। मूल थीम जो थी, आज की बात मैं नहीं कर रहा। अपना दल ने जो शुरुआत किया या अर्जक संघ की जो सोच थी, वो सोच समाज परिवर्तन की थी। बिना समाज परिवर्तन किए हुए राजनीतिक परिवर्तन अस्थायी नहीं होता है। और इसी नाते आज 4 वर्ष सत्ता में आकर के बसपा
जीरो पर पहुंच गई है, क्योंकि वो सामाजिक परिवर्तन नहीं हुआ था। मानवर कांशीराम कहा करते थे कि बहुजन समाज बनाना कठिन है, बहुजन समाज पार्टी बनाना बड़ा आसान है, और हमें बहुजन समाज बनाना है। ये खतरा भविष्य में आजाद समाज पार्टी में देखा जा सकता है? देखिए, संभावनाएं और असंभावनाएं तो हर जगह मौजूद है जी। स्पष्ट रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन वर्तमान स्थितियां जो हैं उसमें ऐसा कुछ कम से कम नहीं दिखाई दे रहा है वर्तमान। आज आप एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी को, जो हम लोगों के नेता हैं, तो उनको क्या मानवर कांशीराम साहब के समकालीन जोड़ सकते हैं आप, कि क्या उनके दिव्य दृष्टि से चल रहे हैं? देखिए, दो चीजें हैं। हम तो चूंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के संपर्क में लोकसभा चुनाव के करीब 1.25 साल 1.5 साल पहले से जी, हम सुने कि एकाएक आप आ गए, बहुत से लोग सवाल उठा रहे हैं जी नहीं कि जो है हम लोग इतने दिन से मेहनत कर रहे थे और बाबूजी जो है एकाएक आकर के राष्ट्रीय कोर कमेटी में चले गए, राष्ट्रीय सचिव जी आ गए जी बन करके, तो क्या इसके पीछे वजह क्या रहेगी बाबू? हमने 22 के लास्ट में 23 के शुरुआत में जी चंद्रशेखर जी का मंच शेयर किया है, बाराबंकी में शेयर किया, पट्टी में हमने मंच शेयर किया, फतेहपुर में मंच शेयर किया, अच्छा। बांदा में हम लोग एक मंच पर रहे, तो समय में भी था, झांसी वासी तो बात की जा है, जालौन में कई बार हम लोग साथ रहे जी। और उस समय के आपके आज के पत्रकार एक है यहाँ, रामवरण चौधरी, जानते होंगे आप, जी जी चैनल के, जी। वो गवाह हमारे साथ गए थे जालौन और बड़ी भीड़ थी। मैं संजोग से मंच पे नहीं था, मैं बीच में बैठा था। वहां से देखा, कहा वो हमारे नेता बैठे मंच के बीच में, चंद्रशेखर जी ने, हाँ चंद्रशेखर जी कहा हमारे नेता बैठे हुए बीच में, इनको यहाँ होना चाहिए। मैं मंच पे पहले था, चला आया था, बड़ी भीड़ थी। लगाव इतना कैसे हो गया हमने देखा। और इसके बाद जैसे उतरे, जब चलना था, भीड़ पूरी घेरे हुई थी जी। मैंने कहा भाई, चीर करके आए बिल्कुल ऐसे मिल करके, और कहा कि आज बहुत जल्दी में हूँ, फ्लाइट पकड़नी है, राजस्थान जाना है, फिर आता हूँ, बात करता हूँ आपसे। हमारा संपर्क बहुत पहले से है। लगाव इतना कैसे हो गया? विचारधारा पहचान, इसका मतलब भाई विचारधारा को पहचानते हैं? बिल्कुल पहचानते हैं, और चुनाव में भी मैं रहा हूँ एक हफ्ता वहाँ उनके साथ में। हम लोगों ने एक साथ खाना खाया है, एक साथ लेटे बैठे हैं बहुत। अब वो मैं उस चीज को मैंने थोड़ा सा डाला भी था कि हम संपर्क में तो थे, लेकिन सैद्धांतिक रूप से मैं 15 मार्च को दल में आया। कांशीराम साहब को फॉलो करते हैं। कांशीराम साहब वो व्यक्तित्व हैं, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के मिशन को जहां रुक गया था उसको आगे बढ़ाने का काम माननीय कांशीराम जी ने किया। आज उत्तर भारत में अगर छत्रपति साहू जी को बेहतर ढंग से लोगों ने जाना, महामना ज्योतिबा फूले को जाना, नाम तो ये रामस्वरूप वर्मा के साथ रह के मैंने सुना, लेकिन उनके बारे में जानता नहीं था। बल्कि सच तो यह है कि डॉक्टर अंबेडकर को पॉलिटिकल साइंस का विद्यार्थी होने के नाते नाम तो जानता था, लेकिन डॉक्टर अंबेडकर और सरदार पटेल के बारे में मैंने जब रामस्वरूप वर्मा के संपर्क में आया तब बेहतर ढंग से जाना, जब लॉ का विद्यार्थी था। आज तो लड़के प्राइमरी स्कूल में जान जा रहे हैं, हम लोग बहुत पीछे हैं उस हिसाब से। और मानवर कांशीराम जी के नाते बेहतर ढंग से ज्योतिबा फूले, माता सावित्री बाई फूले, फातिमा शेख, पेरियार रामास्वामी नायकर, नारायण गुरु, इन बहुत सारे लोगों को हम लोगों ने जाना है। बाबूजी, एक अंतिम सवाल ये है कि अभी हाल ही में आपने 2 दिन पहले माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी का कार्यक्रम आपने देखा गोरखपुर में, बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जी थे, और उनके कार्यक्रम में ब्राह्मणों द्वारा शंखनाद होकर के और श्लोक का स्लोगन करके इसके बाद में कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया, और बताया जाता है बहुजन समाज के आवाज उठाई बहन जी ने, पहले भी आज भी, जो भी रहा हो अलग की बात है। तो क्या आप देखेंगे कि ये वास्तव में बहुजन समाज ही है कि ब्राह्मण समाज पार्टी हो गई, या बहुजन समाज का भविष्य क्या बहुजन समाज पार्टी में देखा जा सकता है इस कृत्यों की वजह से? देखिए, ऐसा है, ब्राह्मण बिना वर्चस्व के नहीं रह सकता, जहां रहेगा वो अपना वर्चस्व बनाएगा। सतीश मिश्रा के आने के बाद बहुजन समाज पार्टी का कबाड़ा हो गया है। वो बहुजन समाज पार्टी नहीं, अगर उसे हम ब्राह्मण समाज पार्टी कहें तो कोई बुरी बात नहीं है। हम ब्राह्मण को बुरा नहीं मानते, एज ए मैन ब्राह्मण का भी हम सम्मान करते हैं, एज ए मैन ठाकुर का भी सम्मान, लेकिन जब बात लगता है, राहुल संस्कृत्यायन जी को मानेंगे? बिल्कुल मानेंगे, राहुल संस्कृत्यायन जी को मानते हैं, और ऐसे तमाम लोग हैं। जैसे उदाहरण दूं, आपने फूलन का नाम सुना है जी? फूलन ने बंदूक उठाई और
22 बलात्कारियों को भून दिया। जी आज जब नाम आता है एक जाति विशेष का व्यक्ति फूलन को डकैत कह के गाली देता है, जी उसके साथ क्या हुआ ये नहीं देखता है, वो बड़ा विषय है, जी उस पर भी हमारी किताब है। जी लेकिन वहीं फूलन को सरेंडर करवाने का काम किसने किया? एक ठाकुर मुख्यमंत्री ने किया। जी अर्जुन सिंह, वो भी स्टेट का, एक स्टेट उनकी थी, राजा थे उनके परिवार के, जी और सरेंडर करवाया। जी और उससे भी बड़ी बात, एक आईपीएस राजेंद्र चतुर्वेदी, जी अगर एक एसपी को कहा जाए कि अपना असलहा रखो, गाड़ी नहीं होगी, आपके साथ कोई पुलिस वाला नहीं होगा, मोटरसाइकिल भी नहीं होगी, 15 किलोमीटर आपको जंगल में, बीहड़ में मोटरसाइकिल पर, डकैत की मोटरसाइकिल पर बैठ के जाना है, जी और इसके बाद 15 किलोमीटर मोटरसाइकिल भी छूट जाएगी, पैदल चलना है 15 किलोमीटर, तब फूलन से भेंट होगी। क्या जीवन को खतरा नहीं था उसके? वहां कोई मार देता, दूसरा गैंग मार देता, पता नहीं चलता। लेकिन राजेंद्र चतुर्वेदी ने फूलन की मां से मिलकर टेप रिकॉर्ड में उसकी आवाज टेप की, और इसके बाद मिलने का समय मांगा। 2-3 बार जंगल में, बीहड़ में पैदल चल करके गया, एक बार अपने बेटे को लेकर गया। जीवन का महत्व तो वो भी ब्राह्मण था, ऐसा नहीं कि ब्राह्मण था कोई दूसरा, लेकिन वहां कुछ सोच दूसरी थी। तो हर जगह अच्छे लोग हैं, संख्या कम ज्यादा हो सकती है। तो मैं जाति की बात नहीं कर रहा हूँ, जो जाति से हटकर इंसान को इंसान नहीं मानते, एक खून है, और एक ब्राह्मण को खून की जरूरत पड़े और एक दलित का खून चढ़ा दिया जाए, ग्रुप देख करके जिंदगी बच जाएगी। ब्लड बैंक में कोई जात देख करके खून लाता है क्या? और वहीं उसी के परिवार का खून ग्रुप नहीं मिल रहा है, चढ़ा दिया जाएगा, उसकी मौत हो जाएगी। खून में कोई अंतर नहीं। और एक बड़ा घटिया उदाहरण मैं दे दूं, जिसको मैं अक्सर कहता हूं, आज वेश्यालयों का रूप बदल गया। पहले वेश्यालय होते थे, हर शहर में रेड एरिया हुआ करती थी, अपने यहाँ भी हुआ करता था। तो कौन जाता था वहाँ? जिसके पास पैसे होते थे। हमारा समाज तो खाने के लाले पड़े थे, खास करके दलित समाज, वो बिल्कुल नहीं जा पाता था। दूसरे बैकवर्ड समाज में कुछ लोग हो सकते थे जिनके पास पैसा हो चले जाएं, या माइनॉरिटी में कुछ लोग संभ्रांत हो सकते चले जाएं, अन्यथा कौन जाता था? फॉरवर्ड जाता था। अक्सर लोग कहते हैं मेरा खून फला का है, मेरा खून फला का है, बड़े गर्व से कहते हैं। जब वेश्यालय कोठे पे जाते थे, और उस समय उतनी व्यवस्थाएं नहीं थी, आज जैसे कंडोम या और सहेली प्रोडक्ट नहीं था, गर्भ ठहरता था, उनके नुत्फे से जो बच्चा पैदा होता था, तब वहाँ जाति, उनकी ऊंच बड़ी जाति नहीं पैदा होती थी, तब वहाँ भणुआ और रंडी पैदा होते थे। अगर आपके खून में वो गर्मी थी तो वहाँ क्यों नहीं जाति आपकी पैदा हुई? वहाँ भणुआ और रंडी क्यों पैदा हुई? खून में कुछ नहीं है, ये केवल मानसिकता बनाई हुई है, और इसी मानसिकता को दफनाने का काम आजाद समाज पार्टी चाहती है। आजाद समाज पार्टी चाहती है आप भी आदमी, हम भी आदमी, आदमी होकर आप रहो, यही हमारा संविधान कहता है, यही कांशीराम जी चाहते थे। बाकी किसी जाति से हमारी घृणा नहीं है, किसी धर्म से हमारी घृणा नहीं है, हमारी घृणा विचारधारा से है, लड़ाई विचारधारा की है। इंसान बन करके आओ, हम मिलेंगे, और अगर दुश्मन बन करके आओगे, हमें इंसान नहीं समझोगे, पशु समझोगे, तो हम आपका सम्मान क्यों करेंगे?